यह रात अंधेरी थी, लेकिन जितना अंधेरा बाहर था उससे कहीं ज्यादा साजिशों का अंधेरा इस गांव के चारों तरफ मंडरा रहा था। उत्तर प्रदेश का कानपुर देहात एक आम सा इलाका, लेकिन यह ऐसा कुख्यात हुआ कि पूरा देश इस गांव का नाम जान गया। वजह थी एक नाम, विकास दुबे। 3 जुलाई 2019 की वो रात जब शुक्रवार से शनिवार में कदम रखा था। घड़ी में करीब 12:45 बज रहे थे। कानपुर पुलिस के कमांडिंग ऑफिसर देवेंद्र मिश्रा की अगुवाई में 25 पुलिसकर्मियों की एक टीम बेहद गोपनीय मिशन पर थी। मिशन था यूपी के खतरनाक माफिया विकास दुबे को धर दबोचना। पुलिस पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही थी, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि शिकारी इस बार खुद शिकार बनने जा रहे हैं। जैसे ही पुलिस टीम गांव में दाखिल हुई, रास्ता अचानक बंद मिला। एक भारी भरकम जेसीबी सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। चारों तरफ घना अंधेरा, सन्नाटा, लेकिन इस सन्नाटे में छिपे थे मौत के सौदागर। पुलिस कुछ समझ पाती इससे पहले ही छतों से बरसने लगीं गोलियां। एक के बाद एक पुलिसकर्मी जमीन पर गिरने लगे। साला, ये क्या हो रहा है? मिश्रा ने दीवार की आड़ में छुपते हुए घबराई आवाज में कहा। सिपाही ने कांपती आवाज में जवाब दिया, सर, ये घात लगाए बैठे थे, हम फंस गए। मिश्रा ने तुरंत फॉर्म बिफोर पुलिस स्टेशन को एसएमएस भेजा। मदद की जरूरत है, लेकिन मदद कितनी देर में आएगी? कितने लोग बच पाएंगे? कोई नहीं जानता था। अचानक उनकी नजर एक खुले दरवाजे पर पड़ी। वो दौड़े, लेकिन तभी गोलियों की बौछार ने उन्हें रोक दिया। खून से लथपथ होते हुए उन्होंने कांपते होठों से बुदबुदाया, दुबे साला पागल हो गया है, पुलिस पर गोली चला रहा है। इसका अंजाम जानता है वो। लेकिन शायद यही बात विकास दुबे को फर्क नहीं पड़ती थी। हर बार की तरह उसे यकीन था कि इस बार भी बच निकलेगा। उसके पास राजनीतिक ताकत थी, बड़े बड़े अफसरों से संपर्क थे। वो जानता था कि अगर कुछ दिन गायब रहा तो फिर किसी की नजर उस तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन किस्मत हर बार साथ दे, ये जरूरी तो नहीं। क्या आप मानते हैं कि कानून से बड़ा कोई नहीं होता? क्या अपराधी का अंत तय होता है? अपने विचार कमेंट में बताइए। वो रात के अंधेरे में गायब हो गया, मगर उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब मिलिए उस शख्स से जो बचपन से ही जिद्दी था, बदमाश था, और जिसे आगे चलकर पूरा देश एक खूंखार अपराधी के रूप में जानने वाला था, विकास दुबे। गांव में आवारा घूमने वाला यह लड़का हर वक्त किसी न किसी झगड़े में फंसा रहता। कभी किसी को धमकाना, कभी मारपीट करना, यही उसका रोज का काम था। लेकिन उसकी तकदीर तब पलटी जब उसने अपने गांव के कुछ पिछड़ी जाति के लड़कों को बेरहमी से पीटा। मामला तूल पकड़ा, लोग थाने तक शिकायत करने पहुंच गए और पुलिस ने विकास को घर से उठवा लिया। इस खबर के फैलते ही फोन की घंटियां बजने लगी। कांग्रेस विधायक दिनेश चंद्र पांडे तक बात पहुंची। नेताजी, पुलिस ने अपने लौंडे को उठा लिया है। नेताजी भड़क गए। ब्राह्मणों पर अत्याचार हमारे राज्य में ये नहीं चलेगा। 4 दिन भी नहीं बीते थे कि विकास दुबे जेल से बाहर था। थानेदार को ऊपर से फोन आया, लड़का अपना है, छोड़ दो। और इसी के साथ विकास समझ गया कि उसकी असली ताकत लाठी डंडे में नहीं, राजनीति में है। विकास का कद गांव में बढ़ने लगा। उसका नाम सुनते ही लोग सहम जाते। छोटे मोटे बदमाश उसके गैंग में शामिल होने लगे। जल्द ही उसने अपने सबसे करीबी साथी शशिकांत निगम के साथ मिलकर मोटरसाइकिल गैंग बनाया, जो फिरौती, वसूली और दबंगई में माहिर था। लेकिन एक दिन विकास ने अपनी ही बिरादरी के दबंग झंडा बाबा को ठिकाने लगाने की ठान ली। बात सिर्फ 18 बीघा जमीन की थी। झंडा बाबा के परिवार ने पुलिस में शिकायत कर दी, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इसका अंजाम क्या होगा। रात के अंधेरे में एक नकाबपोश उनके घर में घुसा। पिस्तौल की नली शिकायतकर्ता के सिर से सट गई। एफआईआर वापस ले या फिर सीधे यमराज के पास जाने की तैयारी कर ले। कांपते हुए जवाब आया, गलती हो गई, मैं शिकायत वापस लेता हूं। सुबह होते ही केस खत्म। पुलिस ने खुद मुस्कुराकर देखा, क्योंकि वो भी जानती थी कि इस गांव में असली सरकार कौन चला रहा है। विकास के लिए जुर्म अब सिर्फ एक खेल था। उसने वसूली का धंधा जमाया, जिसे जो करना था करने दिया, लेकिन हिस्सेदारी हर हाल में चाहिए थी। अगर किसी ने उससे सवाल किया तो उसका अंजाम तय था। जब भी उसे पुलिस ने पकड़ा, ऊपर से एक फोन आता और वो फिर बाहर। लेकिन सिर्फ पुलिस पर पकड़ ही काफी नहीं थी। असली ताकत तो सत्ता की थी। विकास को राजनीति में घुसना था।
और उसने इस खेल में खुद को राजा बना लिया। क्या आप मानते हैं कि अपराध और राजनीति का यह रिश्ता कभी खत्म होगा? क्या कानून की पकड़ से कोई हमेशा बच सकता है? अपने विचार हमें कमेंट में बताइए। विकास दुबे ने राजनीति में अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए सियासी रंग बदलना शुरू कर दिया। पहले कांग्रेस का हाथ थामा, फिर जनता दल के हरिकिशन के साथ हो लिया, जो 1989 में वीपी सिंह की लहर पर सवार होकर सत्ता में आए थे। उस वक्त भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राजीव गांधी की कथित संलिप्तता को लेकर अभियान चल रहा था और विकास ने इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। मगर पार्टी चाहे जो भी हो, उसका असली धंधा वही रहा, गुंडागर्दी, जबरन वसूली और गैर कानूनी तरीके से संपत्ति इकट्ठा करना। राजनीति में विकास दुबे का खेल जारी रहा। वो मौकों के हिसाब से पाला बदलता रहा। कभी बीजेपी में गया, फिर जब टिकट कट गया तो गुस्से में दूसरी पार्टी से लड़ने लगा। 1996 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो उसने संतोष शुक्ला के खिलाफ हरिकिशन की ओर से चुनाव लड़ा और महज कुछ हजार वोटों से हार गया। लेकिन हार के बाद उसका गुस्सा फूट पड़ा। संतोष शुक्ला के भाई लल्लन वाजपेयी को उसने सरेआम पीटा और फिर राजनीति में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर लल्लन को नगर पंचायत अध्यक्ष बनवा दिया। अब खेल और दिलचस्प हो गया। लल्लन वाजपेयी ने भी अपने तरीके से वसूली शुरू कर दी, लेकिन विकास दुबे को यह बात नागवार गुजरी। एक इलाके में दो लोग वसूली नहीं कर सकते। उसने ऐलान किया। उसे लगने लगा कि बीजेपी उसे किनारे कर रही है, इसलिए उसने अपनी चालें और तेज कर दी। उसी दौर में 1999 में बॉलीवुड फिल्म अर्जुन पंडित आई। विकास दुबे ने यह फिल्म 100 से ज्यादा बार देखी। फिल्म की कहानी कई जगह उसकी असली जिंदगी से मिलती जुलती थी। उसने अपने सबसे करीबी दोस्त और साथी गैंगस्टर राजू निगम की बहन को जबरन अगवा कर लिया और उससे शादी कर ली। राजू को जब इसका पता चला तो उसने विकास से नाता तोड़ लिया। मगर इस पूरी घटना के बाद लोग विकास को पंडित कहकर पुकारने लगे। लेकिन विकास की क्रूरता तब अपनी हद पार कर गई जब उसने अपने ही स्कूल के प्रिंसिपल सिद्धेश्वर पांडे की हत्या कर दी। जिस स्कूल में कभी वह पढ़ता था, वहीं उसने अपने गुरु को बंदूक दिखाकर धमकाया। प्रिंसिपल ने आंखों में गुस्सा और दर्द लिए कहा, विकास, क्या बड़े होकर तू यही बनने वाला था? एक घटिया गुंडा, तू मुझे धमकाएगा? विकास मुस्कुराया। गुरुजी, ये धंधा है और धंधे में इमोशन नहीं चलते। आपको सिर्फ कागजात पर साइन करना है। जमीन मेरे नाम कर दो, वरना क्या? वरना बेकार में मरना पड़ेगा। प्रिंसिपल ने इनकार किया और अगले ही दिन उनका खून हो गया। हत्या के आरोप में विकास दुबे और उसके गुर्गों पर मुकदमा दर्ज हुआ। मामला अदालत में गया। जज ने उसे धारा 302 के तहत दोषी ठहराया। सजा या तो उम्र कैद या मौत। मगर जेल भी विकास के लिए कोई सजा नहीं थी। वहां से भी उसका नेटवर्क चलता रहा। उसने जेल के अंदर रहते हुए सुपारी देकर कई लोगों की हत्या करवाई। जेल में रहते हुए ही उसने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा और जीत भी गया। 15 साल तक उसने उस कुर्सी को नहीं छोड़ा। गवाहों को धमकाया गया। पुलिस ने खुद हाथ खड़े कर दिए। अदालत में हर बार वही होता, जो कहोगे वही बोलूंगा। इतने सबूतों के बावजूद विकास दुबे को जमानत मिल गई। वो जेल से बाहर तो आ गया, लेकिन अभी भी उसका एक अधूरा काम बाकी था। विकास दुबे को लल्लन वाजपेयी की बढ़ती हफ्ता वसूली किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं थी। उसे बस एक ही तरीका आता था, दहशत फैलाना। इसलिए 1 अक्टूबर 2001 की शाम वो अपने 10 से 15 गुर्गों के साथ लल्लन के घर जा धमका। लल्लन के चेले पहले तो अकड़ दिखाने लगे, लेकिन जब लगा कि बात बिगड़ सकती है तो किसी ने संतोष शुक्ला को फोन मिला दिया। भैया, ये दुबे हमें मारने की धमकी दे रहा है। संतोष शुक्ला उस वक्त पुलिस थाने में थे। उन्होंने बिना देर किए फोर्स को तैयार रहने का आदेश दिया और खुद थाने से निकल पड़े। अरे, ये दुबे नहीं सुधरेगा, लल्लन के यहां पहुंचा है, बड़ी गड़बड़ होने वाली है। शुक्ला ने पुलिस को हड़काया, सब तैयार हो जाओ, आज इसकी हेकड़ी निकालनी है। इधर विकास दुबे के गुर्गों को भी वफादारी साबित करने का मौका मिल गया। आज ही इसका हिसाब किताब बराबर कर देंगे। लल्लन की पूरी ताकत विकास के खिलाफ थी, लेकिन दुबे को इसकी परवाह नहीं थी। वो जानता था कि असली ताकत बंदूक और सत्ता की मिलीभगत में छुपी होती है।
थोड़ी देर में संतोष शुक्ला शिवली थाने पहुंचे, लेकिन वहां जो हुआ वो किसी पुराने बॉलीवुड क्लाइमैक्स से कम नहीं था। क्या सोचते हो, हमें तुम्हारी साजिशों की खबर नहीं? विकास ने शुक्ला को घूरते हुए कहा। शुक्ला मुस्कुराए। अगर दम होता तो पुलिस थाने में आकर घिघियाते नहीं, हमें खुलेआम टक्कर देते। विकास की आंखों में वही पुरानी बेखौफी थी। हम जो चाहते हैं वही होता है, और अब बस एक ही रास्ता बचा है, या तो हम या तुम। और फिर दिन दहाड़े पुलिस स्टेशन के सामने विकास दुबे ने राज्य मंत्री संतोष शुक्ला को गोलियों से छलनी कर दिया। पूरा इलाका थर्रा उठा, चारों तरफ खबर फैल गई। अखबारों की सुर्खियों में छपने लगा कि एक कुख्यात अपराधी ने मंत्री को थाने के अंदर घुसकर मार डाला और फरार हो गया। बसपा सरकार पर भारी दबाव आया और दिखावे के लिए विकास दुबे को पार्टी से निकाल दिया गया। मगर सब जानते थे कि यह महज एक नाटक था। 2002 में जब उसने आखिरकार आत्मसमर्पण किया तो उसके साथ बसपा के कई बड़े नेता मौजूद थे। और फिर वही पुरानी कहानी, केस में गड़बड़ियां, गवाहों का पलटना, पुलिस का बयान बदलना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही थी कि शुक्ला को करीब से गोली मारी गई थी, मगर पुलिस रिकॉर्ड में लिखा गया कि गोली 5 मीटर दूर से चली थी। सरकारी गनर और ड्राइवर जो वारदात के चश्मदीद थे, गवाही देने से मुकर गए। न्यायालय में जब मामला चला तो सबूतों के अभाव में विकास दुबे को बरी कर दिया गया। ऐसा लग रहा था जैसे हत्या कभी हुई ही नहीं। अब विकास दुबे का डर पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। गांव शहर में उसका नाम सुनकर लोग कांपने लगे। बच्चों को डराने के लिए माँ बाप कहते, सो जा, नहीं तो सुबह होते ही विकास दुबे आ जाएगा। और अब उसे रोकना नामुमकिन हो चुका था। कानपुर में अब हफ्ता वसूली का खेल और बड़ा हो चुका था। इंडस्ट्रियल एरिया तक विकास दुबे की पकड़ बन गई थी। छोटे से छोटे दुकानदार से लेकर बड़े व्यापारियों तक कोई भी उसकी नजर से नहीं बच सकता था। उसने तो केवल ऑपरेटर तक से वसूली शुरू कर दी। जब एक ऑपरेटर ने पैसे देने से इनकार किया तो उसे मौत के घाट उतार दिया। विकास खुद को किसी राजा से कम नहीं समझता था। उसके इलाके में बिना उसकी तारीफ किए कोई कुएं से पानी तक नहीं भर सकता था। एक बार एक 10 साल का बच्चा पानी लेने गया, लेकिन विकास के गुणगान करना भूल गया। पूरा गांव सहमा हुआ था, क्योंकि सब जानते थे विकास दुबे के खिलाफ जाने का मतलब मौत। 2006 तक उसने अपने धंधे को और फैला लिया था। ड्रग्स तस्करी तक में हाथ डाल दिया। उसी साल पुलिस ने उसके खास आदमी रॉकी को 5 किलो माल के साथ पकड़ लिया। लेकिन विकास का नेटवर्क इतना मजबूत था कि मामला दबा दिया गया। रॉकी को जमानत मिल गई क्योंकि वह हाल ही में सड़क दुर्घटना में घायल हुआ था। विकास के लिए कोई भी सौदा छोटा बड़ा नहीं था। वो बंदूक की नोक पर जमीनें हथियाने से लेकर सुपारी किलिंग तक सब करता था। गरीबों तक को नहीं छोड़ता था। लेकिन एक बात थी जो उसके लिए मुश्किल बन रही थी। ब्राह्मण होकर भी उसने बसपा जैसी पार्टी से नाता जोड़ लिया था, जो ऊंची जाति वालों को रास नहीं आ रहा था। कुछ बड़े नेता और रसूखदार लोग उससे तंग आ चुके थे। इसको पकड़ने का क्या फायदा, ससुर ऐसे ही छूट जाएगा। पुलिस वालों के बीच यही चर्चा होती थी। फिर एक मौका तब आया जब 2018 में उसके चचेरे भाई की पत्नी ने उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई। विकास और उसके आदमियों ने मेरे पति अनुराग को मारने की कोशिश की। मुझे इंसाफ चाहिए। इस बार पुलिस ने उसे गिरफ्तार तो किया, लेकिन जमानत मिलने में पूरे 18 महीने लगे। यह पहली बार था जब कानून ने उसे इतनी देर तक जेल में रखा। मगर जब वह बाहर आया तो पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुका था। 2020 में उसके साले राहुल तिवारी ने एक और FIR दर्ज करवाई। विकास ने मुझे मारा और मेरी जमीन छीनने की धमकी दी। जब मैंने मना किया तो अपहरण की धमकी दी। पुलिस में हलचल मच गई। CO देवेंद्र मिश्रा खुद पूछताछ के लिए विकास के अड्डे तक पहुंचे। ये क्या मामला है? मिश्रा ने सख्ती से पूछा। विकास हंसते हुए बोला, अरे साहब, ये हमारा फैमिली मैटर है। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपके पास और भी जरूरी काम होंगे ना। CO मिश्रा भड़क गए। तुम्हारे इलाके में गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है और तुम चाहते हो कि हम चुप रहें? विकास ने ठंडे लहजे में कहा। हम सुलझा लेंगे अपने तरीके से, ज्यादा टांग मत अड़ाइए। मिश्रा ने अपने सीनियर्स के पास जाकर कहा, सर, ये गुंडा 60 से ज्यादा केस में लिप्त है, फिर भी खुलेआम घूम रहा है। हम कुछ कर नहीं पा रहे। सीनियर अफसर ने गहरी सांस ली। तो फिर इसका एनकाउंटर ही आखिरी रास्ता बचता है। अब खेल बदलने वाला था। 2020 के बीच का वक्त था।
जब पुलिस ने विकास दुबे के एनकाउंटर की योजना बनानी शुरू की। इस बार कोई चूक नहीं होनी थी। 25 अफसरों की एक स्पेशल टीम तैयार की गई। आदेश साफ था, इस बार कोई भी आदमी बचना नहीं चाहिए, सबको खत्म कर दो। लेकिन हमेशा की तरह विकास को इसकी भनक पहले ही लग चुकी थी। उसने अपने आदमियों को इकट्ठा किया। हम पुलिस को सबक सिखाएंगे, जो भी हमारे खिलाफ आएगा उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसके खास आदमी ने समझाने की कोशिश की, भैया पुलिस को दुश्मन मत बनाइए, पहले से ही आपके बहुत दुश्मन हैं। विकास ने झल्लाकर जवाब दिया, अपना बकवास अपने पास रखो, मैं वही करूंगा जो मुझे सही लगेगा। आगामी मुठभेड़ के लिए 5 घंटे काफी थे। विकास ने पूरे इलाके में अपनी रणनीति बिछा दी। चौबेपुर पावर स्टेशन तक खबर भिजवाई गई। बिल्कुल ठीक 12:50 पर बिजली कट जाएगी। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जैसे ही पुलिस गांव के करीब पहुंची, पूरे इलाके में अंधेरा छा गया। साला पागल हो गया है, पुलिस पर गोली चला रहा है। परिणाम तुरंत ही सामने आने लगे। पुलिस ने जवाबी फायरिंग शुरू की। सबसे पहले विकास के चचेरे भाई प्रेम प्रकाश पांडे और अतुल दुबे को मार गिराया गया। फिर उसके भतीजे और बॉडीगार्ड को हमीरपुर के मौधा गांव में ढेर कर दिया गया। इटावा में प्रवीण दुबे मारा गया और फिर कानपुर में प्रभात मिश्रा को भागने की कोशिश में पुलिस ने गोलियों से भून दिया। कुछ दिनों तक विकास अपने ठिकानों को बदलता रहा, लेकिन जब उसके सबसे भरोसेमंद आदमी भी पुलिस की गिरफ्त में आने लगे, तब खेल पलटने लगा। चौबेपुर थाने के एसएचओ विजय दुबे और एसआई के शर्मा को गिरफ्तार कर निलंबित कर दिया गया। उन पर आरोप था कि उन्होंने विकास दुबे को एनकाउंटर की खबर पहले ही दे दी थी। इस हमले में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और 7 घायल हुए। उधर पुलिस चौबेपुर के उस सरकारी क्वार्टर की भी जांच कर रही थी जहां से सीओ विनय तिवारी बिना एक भी गोली चलाए भाग निकले थे। वहीं उनके कई कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल पड़े हुए थे। अब हर कोई जानता था यह जंग आखिरी मोड़ पर पहुंच चुकी थी। विकास दुबे का अंत नजदीक था। तब विकास दुबे को समझ आ गया था कि अब कानपुर में उसका टिकना मुमकिन नहीं। पुलिस उसके बेहद करीब थी और अगर वह शहर में रहा तो उसका एनकाउंटर तय था। इस बार उसने भागने के बजाय खुद को आत्मसमर्पण करने की तरकीब सोची। जगह चुनी उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, जहां भीड़ भाड़ रहती थी और पुलिस किसी भी हाल में एनकाउंटर नहीं कर सकती थी। वह बिना किसी भेष बदले मंदिर में पहुंचा, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। वहां फूल बेचने वाले सुरेश माली ने उसे देखते ही पहचान लिया और तुरंत पुलिस को खबर कर दी। कुछ ही देर में उज्जैन पुलिस और एसटीएफ की टीम वहां पहुंच गई। जैसे ही उसे पकड़ा गया, वह जोर जोर से चिल्लाया, मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। वह चाहता था कि पूरी दुनिया जान जाए कि वह जिंदा गिरफ्तार हुआ है। 700 किलोमीटर दूर कानपुर से एक पुलिस टीम उसे लेने उज्जैन के लिए रवाना हो चुकी थी। पूछताछ के दौरान उसने गर्व से कहा, हम बड़े नेताओं और सीनियर पुलिस अफसरों के दोस्त हैं। जब भी जरूरत पड़ती है वो हमारी मदद करते हैं। सुबह होते ही यह खबर हर न्यूज चैनल पर थी। ब्रेकिंग न्यूज, विकास दुबे गिरफ्तार। लेकिन यह कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जब पुलिस टीम उसे कानपुर लेकर लौट रही थी, तभी खबर आई, ब्रेकिंग न्यूज, भागने की कोशिश में विकास दुबे एनकाउंटर में ढेर। पुलिस के अनुसार भारी बारिश में रास्ते में कुछ मवेशी अचानक सामने आ गए। ड्राइवर ने गाड़ी बचाने की कोशिश की और गाड़ी पलट गई। इसी दौरान विकास ने एक पुलिस वाले की पिस्टल छीनकर फायरिंग शुरू कर दी और भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे ढेर कर दिया। लेकिन कहानी में कई झोल थे। 2006 की एक दुर्घटना के बाद विकास दुबे की रीढ़ में चोट आ गई थी और वह ठीक से चल भी नहीं पाता था। फिर वह इतनी तेजी से कैसे भाग सकता था? कुछ सवाल कभी जवाब नहीं पाते और कुछ कहानियां कभी पूरी तरह सामने नहीं आती। एनकाउंटर से ठीक पहले विकास एसएचओ विनय तिवारी और एसआई के शर्मा से फोन पर बात कर चुका था। विडंबना यह थी, शर्मा जो कभी विकास दुबे को खबरें दिया करता था, अब खुद पुलिस एनकाउंटर के डर से सुप्रीम कोर्ट से सुरक्षा मांग रहा था। तो क्या वाकई यह एक मुठभेड़ थी या फिर एक सुनियोजित अंत? आपका क्या मानना है? क्या सच में विकास दुबे पुलिस पर फायरिंग करके भाग रहा था या फिर यह सिर्फ एक और कहानी थी जो बार बार दोहराई जाती रही है? कमेंट में अपनी राय बताइए। विकास दुबे की मौत के बाद सोशल मीडिया पर गुस्से की लहर दौड़ पड़ी। खास तौर पर ब्राह्मण समुदाय में जबरदस्त आक्रोश था। इसकी सबसे बड़ी वजह थी उसके भतीजे का एनकाउंटर।
जिसे विकास की मौत से सिर्फ 9 दिन पहले मारा गया था। फेसबुक और ट्विटर पर पोस्ट्स की बाढ़ आ गई। क्या योगी सरकार ने जानबूझकर ब्राह्मणों को निशाना बनाया? क्या यह सिर्फ एक अपराधी का अंत था या फिर एक पूरी जाति के खिलाफ साजिश? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधे आरोप लगाए गए क्योंकि वे ठाकुर जाति से आते हैं। कुछ लोग इसे जातिगत राजनीति से जोड़ने लगे। बसपा प्रमुख मायावती को इसमें अपना राजनीतिक मौका दिखा। उन्होंने 2007 में अपनी सोशल इंजीनियरिंग की सफलता को दोहराने के लिए बयान दिया, किसी अपराधी के गुनाहों की सजा पूरी जाति को नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन हकीकत क्या थी? पिछले 2 सालों में यूपी पुलिस ने 100 से ज्यादा अपराधियों का एनकाउंटर किया था। सिर्फ पश्चिम यूपी में ही 48 गैंगस्टर मारे जा चुके थे। असल में विकास दुबे कोई बहुत बड़ा माफिया नहीं था। उसका दबदबा सिर्फ कानपुर देहात और आसपास के कुछ इलाकों तक ही सीमित था। लेकिन 8 पुलिसकर्मियों की हत्या ने उसे एकदम मोस्ट वांटेड बना दिया। जब विकास मारा गया तो उसके पिता ने साफ कह दिया, आज उसको मार दिया पुलिस ने तो उस पर क्या कहना? हाँ तो ठीक किया, कहते तो हैं। वह उसके अंतिम संस्कार तक में शामिल नहीं हुए। उसकी मां पहले विरोध में थी, लेकिन बाद में अंतिम संस्कार में गईं। जब पुलिस एनकाउंटर पर सवाल उठे तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। जस्टिस BS चौहान की अगुवाई में जांच हुई और रिपोर्ट में कहा गया, विकास दुबे और उसके 5 साथियों के एनकाउंटर में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। विकास दुबे की कहानी एक अपराधी के उत्थान और पतन की कहानी है या फिर सिस्टम की साजिश? क्या यह कानून का न्याय था या एक स्क्रिप्टेड एनकाउंटर? क्या पुलिस ने सही किया या फिर यह सत्ता और राजनीति का खेल था? क्या इस मामले में अब भी कोई राज छिपा है? आपका क्या मानना है? कमेंट करें और अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही दिलचस्प कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक सुरक्षित रहें और सोचते रहें, सच क्या है।